क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय में हम सत्ता और साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर में सत्ता होती क्या है। तो सत्ता को मैं BS नेगी राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज ग्वालम आसान भाषा में समझाऊं तो सत्ता का सीधा संबंध होता है राजनीतिक ताकत, यानी कि आपके पास ऐसी ताकत हो जिसमें आप लोगों को आदेश दे सकें, लोगों से किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करवा सकें। आप एक तरीके से लोगों को कुछ भी काम करने के लिए आदेश दे सकते हैं। तो ऐसी ताकत को हम सत्ता कहते हैं या राजनीतिक ताकत कहते हैं। जैसे कि मान लो आप सरकार में हैं या सत्ता में हैं, आप लोगों को आदेश दे सकते हैं, पुलिस को आदेश दे सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं यानी कानून को बना सकते हैं। तो आपके पास क्या है? एक सत्ता है। आपके पास कौन सी ताकत है? सत्ता की ताकत है। और इसी तरह की ताकत को हम लोगों के बीच कैसे बांट सकते हैं और कैसे बांटना चाहिए, तो यहाँ पर हम इस अध्याय में इसी के संबंध में पढ़ने वाले हैं। प्रिय छात्रों, आपने पिछले साल कक्षा 9th में लोकतंत्र से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि लोकतंत्र में सारी ताकत एक व्यक्ति के पास नहीं होती है, बल्कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी के पास अलग अलग ताकत या शक्तियाँ होती हैं। आइए सबसे पहले हम बेल्जियम की कहानी या बेल्जियम की कथा या बेल्जियम के बारे में अध्ययन करते हैं। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। भारत का जितना बड़ा हरियाणा है और हरियाणा के आधे के बराबर बेल्जियम है। और बेल्जियम में 59% डच और 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। बेल्जियम में डच बहुसंख्यक थे और फ्रेंच अल्पसंख्यक थे, यानी कि बेल्जियम में डचों की संख्या अधिक थी, इसलिए उस डच भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बहुसंख्यक कहते हैं। और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कम थी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक ये लोग, अल्पसंख्यक कौन थे बेल्जियम में? फ्रेंच। अल्पसंख्यक यानी ये लोग बड़े सेठ, धनाढ्य तथा शक्तिशाली थे, ताकतवर थे और शिक्षित थे। और बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे और 20% लोग क्या हैं? डच भाषा बोलने वाले थे। तो वहाँ पे संख्या किसकी थी? फ्रेंच भाषा ही बोलने वालों की संख्या अधिक थी, है ना। और डचों की संख्या, डच भाषा बोलने वाली संख्या क्या थी? कम थी। और डच धनाढ्य भी थे, शक्तिशाली भी थे, शिक्षित भी थे और इसलिए डचों में फ्रेंचों के प्रति ईर्ष्या, यानी किस क्षेत्र में? आर्थिक और शिक्षा के विकास के आधार पर डचों ने फ्रेंचों का विरोध करना शुरू कर दिया था। और 1950 और 60 के मध्य परस्पर
तनाव व संघर्ष इनमें बढ़ते चले गए और समस्या गंभीर होती गई। लेकिन परस्पर विरोधी भाषाई तथा सांस्कृतिक समूहों ने अनेक स्तर पर एकता के लिए प्रयास किए। डच फ्रेंच भाषाओं की बोलने वाले लोगों के समूह शांति, सद्भाव तथा सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए बेल्जियम के संविधान में कई बार संशोधन, 3 और 4 बार संशोधन किए गए और लगभग 23 वर्षों में संविधान में 3 और 4 बार क्या है संशोधन किया गया। अंत में वहाँ पर 3 समूह, सरकार के 3 समूह बनाए गए, 3 प्रकार की सरकार बनाई गई। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई और एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई और तीसरा है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। इन तीनों समूहों में डचों, फ्रेंचियों और जर्मनों के द्वारा मिलजुल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनने का संविधान के द्वारा इनको अधिकार दिया गया। इस प्रकार की सरकार के पास डचों की संस्कृति और फ्रेंचों की संस्कृति, जर्मन की संस्कृतियों और शिक्षा तथा भाषा से संबंधित सभी विषयों पर जो कानून बनाए जाते हैं, मिलजुल करके या विचार विमर्श करके इसमें कानून बनाए जाते थे बेल्जियम में भी। और आज सभी मिलजुल करके रहते हैं। बेल्जियम में सभी तीनों भाषाई समूह मिलजुल करके रहते हैं। इसीलिए सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की प्रशंसा करता है और करते हैं। अब आइए थोड़ा श्रीलंका की कहानी, वहाँ के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और श्रीलंका में 2 भाषाई समूह, सिंहली भाषा और तमिल भाषाई लोग रहा करते थे। और श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक कहलाते थे, उनकी संख्या अधिक थी, और तमिल जो थे अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या कम थी। और सिंहली बहुसंख्यक होने के कारण बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक के बल पर सिंहली समुदाय के जो नेता थे, उन नेताओं ने सरकार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा और उनका प्रभुत्व रहा। 1956 में तमिल की उपेक्षा करके वहाँ पर सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया और उसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयों और सरकारी सेवाओं में सिंहलियों को प्राथमिकता देने और बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने की नीति जो है बहुसंख्यकवादियों ने बनाई, यानी कि सिंहलियों ने बनाई। बस तमिलों को इन तमाम नीतियों से बहुत अंदर से तमिलों को बहुत सा इन सिंहलियों के प्रति आक्रोश, उनके मन में इनके प्रति आक्रोश की भावना जागृत होने लगी। बस यही कारण रहा कि श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति की शुरुआत हुई। तमिलों में सरकार के जो निर्णय थे, यानी सरकार के निर्णयों से नाराज़गी उत्पन्न हुई तमिलों में, और सरकार के प्रति अविश्वास और बेगानापन तमिलों में जागृत होने लगी। तमिलों के हितों की अनदेखी वहाँ के सरकार के द्वारा की गई थी और नौकरियों में और वहाँ के जितने लाभ के
व्यवसाय थे उन व्यवसायों से भी जो है तमिलों को श्रीलंका में इन सिंहलों के द्वारा वंचित रखा जाता था। तमिलों के हितों की अनदेखी की जा रही थी और परिणाम यह हुआ कि तमिल व सिंहली समुदाय के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते गए और तमिलों ने अपनी इन तमाम जो मांगें थी उन मांगों के लिए उन्होंने जो है अलग सा एक क्या है राजनीतिक पार्टी का गठन उन्होंने किया और उसमें उन्होंने क्या है बहुत सारी मांगें रखी जो मुख्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1 मांग कि तमिल को राजभाषा बनाई जाए और तमिलों को शिक्षा तथा रोजगार में समान अवसर मिले तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल मिले और उसके बाद स्वतंत्र तमिल ईलम यानी कि स्वतंत्र तमिल ईलम है तमिल सरकार बनाने की स्वतंत्रता वो चाहते थे। तमाम इन मांगों व असंतोष के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और इस युद्ध में बहुत सारा नरसंहार हुआ, जन और धन की हानि हुई और इनका जो नेता था उसका नाम प्रभाकर था और प्रभाकर के मर जाने के बाद जो है श्रीलंका में तमिल जो समस्याएं थी शिथिल पड़ी, कुछ समस्याएं शिथिल हुई और श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब आता है एथनिक या जातीय माने नस्लवाद। एथनिक अथवा नस्लीय जाति एक सामाजिक विभाजन है जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अपनी संस्कृति को अलग वो मानते हैं। अब आइए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी या भागीदारी किस प्रकार से लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। आइए आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, यहाँ हम इसके विभिन्न रूपों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 बात कि शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। अब सरकार के जो 3 अंग हैं उनमें किस प्रकार के सत्ता की साझेदारी होती है, भागीदारी होती है। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका लागू करवाती है और न्यायपालिका इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले को क्या करती है, दंडित करती है यानी दंड देती है। तो इन तीनों के अपने अपने अधिकार व उत्तरदायित्व है और कार्यों एवं सत्ता के विभाजन से लोकतंत्र का सफल संचालन संभव हो जाता है। दूसरा आता है यानी शक्ति विभाजन में साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। सत्ता विभाजन में साझेदारी। सत्ता विभाजन साझेदारी के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र की सरकार का होता है और राज्य सूची के जितने विषय होते हैं इन पे कानून बनाने का कार्य जो है राज्य की सरकार का होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का जो कार्य होता है वो दोनों यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों का होता है। लेकिन किसी विषय पर मतभेद होने पर जो है कि केंद्र की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो है जातीय अथवा भाषाई समूह में सत्ता की साझेदारी। देखिए, भारत में केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करती है या करता है तो वह राष्ट्र
और राज्य के सभी धर्मों, वर्गों, जातियों और भाषाओं, लिंगों को अपनी मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वो प्रत्येक इन तमाम जो ये अंग हैं और उन सारे जितने भी ये क्या हैं आपके धर्म हैं, वर्ग हैं, जाति हैं, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक भाषा से क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री यानी राज्यों की विधानमंडल है या संसद है, इनमें क्या होता है, मंत्रिमंडल का जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो उस समय इनका प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार से जातीय भाषाई समूह की सत्ता में भागीदारी होती है। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। चौथा पॉइंट इसमें आता है जन सामान्य की सत्ता में भागीदारी, कि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का जो मेन स्रोत होता है वो क्या होता है, जनता। यानी कि राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, जनता है। यानी कि जनता में क्या है वो स्रोत, जनमत। क्या है, जनमत, जनमत संग्रह। ठीक है ना, कि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है, यानी कि जनमत संग्रह है। नीतियों तथा निर्णयों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा आता है इसमें पॉइंट कि विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह अथवा हित समूह में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से ये सत्ता में साझेदारी निभाते हैं। देखिए, सरकारों के निर्माण में राजनीतिक दलों व दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कभी कभी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है या पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो कई राजनीतिक एक या एक से अधिक राजनीतिक दल मिल करके एक मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार बनाती है, और विभिन्न दबाव समूह अपने मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर क्या दबाव बनाते हैं। इस प्रकार से आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की क्या होती है, साझेदारी या भागीदारी होती है। अब आता है उसके बाद अगला टॉपिक हमारा कि लोकतंत्र को समझाने और बुझाने एवं विचार विमर्श की सरकार क्यों कहते हैं। क्या देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्राप्त हुई है। और यदि भारत के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो भारत में लगभग जो है 130 करोड़ की जनता या नागरिक निवास करते हैं, तो उनके विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। और अनेक राजनीतिक दल इसलिए सरकार को चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों, विधान मंडल के दोनों सदनों में नीतियों व कानून निर्माण के समय व्यापक क्या होता है, वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होते हैं, और विचार उनमें विभिन्न समूह के लोग उसमें क्या लेते हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग उसमें क्या भाग लेते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, हमारे यदि विधान मंडल की बात करें, वहाँ पे विधानसभा है या विधान परिषद है, लोकसभा है या राज्यसभा है, वहाँ पे जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, आपस में क्या होता है, विचार विमर्श होते हैं, वाद विवाद होता है, और उसके बाद विचार विमर्श और वाद विवाद के बाद ही क्या होता है, अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए क्या है, लोकतंत्र को समझाने और बुझाने एवं विचार विमर्श की क्या होती है, विचार विमर्श की सरकार कहते हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है सन 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, और
73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय जो हमारे निकाय हैं, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वहाँ पे संविधान में संशोधन किया गया था। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाया गया। और स्थानीय स्तर पर क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था है या नगर पालिका है या नगर निगम है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? पंचायत होता है, पंचायती व्यवस्था लागू हुई। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका है और नगर निगम है। और इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें मुख्य बात एक ये भी है कि महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं में स्थान क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया था। और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में निश्चित समयावधि में जो है इन स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकायों का क्या होगा? नियमित चुनाव होगा। और उसके बाद पंचायतों में अनुसूचित जाति समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों को क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत आता है हमारा कि वैध सरकार। ये वैध सरकार किसे कहते हैं? जनता द्वारा चुनी हुई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार है। क्या कहा कि वैध सरकार किसे कहते हैं? जनता के द्वारा चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को वैध सरकार हम कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है गृह युद्ध। यानी कि गृह युद्ध किसे कहा जाता है? गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब क्या होता है, एक ही देश में भाषा, संप्रदाय, जाति, नस्ल अथवा क्षेत्र के आधार पर निर्मित समूह आपस में